फ्रेंड्सो, और आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़ कानपुर नगर से। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं आदरणीय एसपी शर्मा जी के साथ, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और लगभग 40 सालों से कानपुर कोर्ट में आम जनता को और भोले भाले लोगों को, मासूम लोगों को, जो कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किन्हीं केसों में, किन्हीं अदालत के चक्करों में फंसा दिए जाते हैं, उनको न्याय दिलाने का कार्य निरंतर रूप से कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर इनके साथ एक छोटी सी मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि एक आम जनता का क्या अधिकार है कुछ खास धाराओं में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, मैं आज जानना चाहता हूँ कि 498A आईपीसी 498A जो डाउरी का जो केस है, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि क्या आम जनता का क्या, अगर हम बात करें कि ससुराल वालों की तरफ से या पुरुष की तरफ से, क्या इससे बचने का भी कोई उपाय है? बराबर। देखिए, न्यायपालिका को कॉन्स्टिट्यूट ही इसी उद्देश्य से किया गया है कि लोगों को न्याय मिल सके। न्याय का तात्पर्य आप सभी लोग समझ जाएं अच्छी तरह से कि केवल कानून से बचना ही नहीं है, बल्कि यदि कोई गलत आदमी है, कोई अपराधी है, तो उसको प्रोसिक्यूट करते हुए कन्विक्शन भी किया जाता है। और जो भोली भाली जनता है उसको एक्यूट भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें न्यायपालिका के अंतर्गत आती हैं। और अभी जो आपने एक प्रश्न किया, 498A आईपीसी के साथ में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट को आपने क्लैप कर दिया। इन फैक्ट बोथ द थिंग्स आर वेरी मच डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। 498A is exclusively against the matter of cruelty. Cruelty is a very widest subject. Cruelty एक पति के द्वारा भी की जा सकती है, एक पत्नी के द्वारा भी की जा सकती है, पति पत्नी के पारिवारिक सदस्यों के द्वारा भी की जा सकती है। और इससे जहाँ तक बचाव का प्रश्न है, वे तो ड्यूरिंग ट्रायल, किसी भी केस का जब ट्रायल होता है, देखिए किसी भी केस में पुलिस के माध्यम से या किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जब प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के माध्यम से बहुत से साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। वो साक्ष्य के आधार पे ही आगे ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपके सामने 498A आईपीसी का जो प्रश्न है, तो वो केवल क्रूएल्टी से ही संबंधित है। और क्रूएल्टी को किसी भी ढंग से किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है, किसी भी पक्षकार की तरफ मोड़ा जा सकता है और किसी के पक्ष में लाया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए न्यायपालिका को। न्यायपालिका के समक्ष ये जब सारे केसेस आते हैं, तो जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है किसी भी केस का, जहाँ पर ये 498A का परीक्षण किया जाता है, उस न्यायाधीश का ये प्रथम कर्तव्य होता है कि वो देखे कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता देखने के लिए उस साक्ष्यों को, सारे साक्ष्यों का आकलन करना, सारे गवाहों को एसेस करना, और उन सब के आधार पे उसे देखना पड़ता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो व्यक्ति वास्तव में अभियुक्त की श्रेणी में आता भी है या नहीं। अब यहाँ पर हम ये देख लें कि जहाँ तक एज पर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इज कंसर्न, न्यायाधीश से भी अनेकों बार गलतियाँ होती हैं। और
उनके द्वारा जो गलतियां होती हैं उस गलतियों के लिए ही हम लोग आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में रिवीज़न, अपील, इन सब के माध्यम से उसे रेक्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ तक कानून का प्रश्न है, ये तो बहुत ही रिफाइंड वे में इसका संचालन किया जाता है और वो रिफाइंड होते होते अंत में सारी चीज़ें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि नॉलेज इज़ कवर्ड बाय द डिज़ायर। सम टाइम इफ़ आई प्लेस दिस आर्गूमेंट बिफोर द कोर्ट देन दे फील annoyed against this very subject matter of issue. Why? Because वो जैसे एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अक्सर लोअर कोर्ट की कार्यप्रणाली के आगे प्रश्न चिन्ह लग जाता है और जब ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो लोगों का विश्वास डगमगाने से लगता है। इन स्थितियों में और इन स्थितियों से निपटने के लिए हमारे एडवोकेट भाइयों का कानूनी ढंग से कानून का अच्छा ज्ञान होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अब जैसे 498A के साथ में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट को ही उठा के क्लब कर देते हैं। तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट इज़ एक्सक्लूसिवली अगेंस्ट द डॉरी प्रोहिबिशन विच इज़ स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। तो वो डॉरी सिस्टम एक अलग चीज़ हो गई और 498 एक अलग चीज़ हो गई। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं, दोनों के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। दोनों को इस्टेब्लिश करने के लिए जिन सिनॉप्सिस की आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीज़ें एक दूसरे से पृथक हैं, अलग अलग हैं। तो इसलिए 498 का जहाँ तक प्रश्न है और डॉरी प्रोहिबिशन का जहाँ तक प्रश्न है, दोनों ही अलग अलग बातें हैं और अलग ढंग से न्यायपालिका उसको देखती है। अब यदि उसमें कहीं कुछ कमी दिखाई देती है तो ये एक न्यायाधीश की कमी सामने आ जाती है कि इसका ट्रायल कायदे से नहीं हुआ। अगर ट्रायल कायदे से नहीं हुआ है तो वही मैटर आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पर देखा जाता है उन कमियों को वहाँ। लेकिन कभी कभी न्यायपालिका अप टू दी एक्सटेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही सीधा साधा सा एक प्रश्न है कि मैन इटसेल्फ इज़ ए एरर। और यदि कोई मनुष्य है तो उससे निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से गलतियाँ होंगी। वो चाहे हम हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो या कहीं पर भी हो। अगर हम मनुष्य हैं तो हमसे गलतियाँ होंगी ही। यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर अधिकारी इस बात को भूल चुका है कि वे किस रूप में कार्य कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, कहाँ से उनको सैलरी मिलती है, वो क्या है और क्या नहीं है, ये सब भूल चुके हैं। उन्हें ये याद रखना चाहिए, कोई भी कार्य करते वक्त इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने मन की और शरीर की आत्मा के अंतर्गत इस बात को स्थायी रूप से स्थित कर लेना चाहिए कि वे एक लोक सेवक हैं और लोक सेवक की हैसियत से जब वो किसी काम को करेंगे तभी उसमें समानता आ सकती है, स्पष्ट रूप दिखाई देगा न्याय करते हुए और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई देगी। लेकिन जहाँ पर किसी भी अधिकारी ने अपने आप को लोक सेवक से अलग हट के तानाशाही का रूप दे दिया तो वहाँ पर न्याय होना संभव नहीं है। तो इसलिए चाहे वो छोटा सा ट्रायल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोअर कोर्ट का एक छोटा सा ट्रायल हो या हाई कोर्ट में किसी संवैधानिक विषय पर चर्चा हो रही हो, कोई भी विषय उठा लिया जाए, उस बात को एक लोक सेवक की हैसियत से ही
उस विषय को विचार करना चाहिए। और जब हम लोक सेवक की हैसियत से उस विषय पर विचार करेंगे, तब हमें लगेगा कि नहीं, हम कुछ पब्लिक के लिए कर रहे हैं, हम पब्लिक के लिए ही बने हैं और पब्लिक के द्वारा ही हमको सैलरी दी जाती है। यहाँ पर करीब करीब हर अधिकारी इसी बात को समझता है कि साहब डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लगा दी गई तो साहब वो 498A लग गया, उस अपने साथ ही लगा दिया गया। लेकिन उस पर मनन करना भी बड़ा अत्यंत आवश्यक है कि क्रुएल्टी क्या चीज़ होती है और डॉरी प्रोहिबिशन चीज़ क्या है। दोनों ही अधिनियम अलग अलग हैं, तो दोनों अधिनियम को एक साथ क्यों आप रखते हैं? दोनों का ट्रायल अलग अलग होने चाहिए। दोनों के अगेंस्ट में किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को साक्ष्य अलग से एकत्रित करने चाहिए और उन साक्ष्यों के आधार पे मजिस्ट्रेट महोदय या कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है किसी भी कोर्ट का, उसको उसी आधार से अलग अलग रूप में देखना चाहिए। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं क्लब की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अधिनियम के दोनों ही स्पेसिफिक धाराओं में इनके सबके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं और इन सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए सबके सिनॉप्सिस अलग अलग हैं। तो उसे इस्टेब्लिश करने के लिए जब सारी चीज़ें डिफरेंट हैं तो हम उसको एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? दोनों चीज़ें अलग हैं, तो अलग रूप से आप उसको देखिए, अलग रूप से आप उसका निस्तारण करिए। है जो भी है, ये चीज़ें मैन टू मैन डिफ़र करती हैं। बहुत से अधिकारी उसको एक साथ लेके चलते हैं, वहीं पे गलती कमिट करते हैं। उसी तरह से हमारे भाइयों का भी यही प्रश्न है कि उन्हें भी इस बात का मनन करना चाहिए और अपने मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये बहुत आवश्यक चीज़ है और एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो आजकल कोई अप्लाई ही नहीं करता है। जो चीज़ें हमने आरंभ में सीखी थी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, अपने वरिष्ठ अधिवक्ता भाइयों से और अपने शीर्ष अदालतों के न्यायाधीशों से, और अब बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पूर्व पीठासीन अधिकारियों से, हाई कोर्ट के बड़े बड़े सीनियर जजेस से जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो सारी चीज़ें सब गलत हैं, सबको ओवर रूल कर देना चाहिए। ऑब्वियसली नॉट। वे सारी की सारी चीज़ें उन्हीं सब पुराने ढर्रों में बनी हुई हैं, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी लॉ अगर आप देखें तो उसे कहीं ना कहीं पुराना लॉ अवश्य मिल जाएगा, नया कुछ भी नहीं है। आज कल जितने भी दृष्टांत प्रस्तुत किए जाते हैं, साहब ये लेटेस्ट लॉ डिक्लेयर किया गया है, नो, देयर इज़ नथिंग न्यू इन द लॉ। जो कुछ भी है वो सब पुरानी चीज़ों को ही उठा के उसको अपने ढंग से प्रेजेंट कर देते हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन में भी डिफरेंट, वे ऑफ कन्वीनियंस में भी डिफरेंट, मोड ऑफ कन्वीनियंस में भी डिफरेंट, बट द वेरी कंसेप्ट ऑफ लॉ इज़ वेरी वेरी सिंपल। वो पुराने समय से ही डिराइव होता चला आ रहा है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो इस तरह से हमें आप सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए और इससे बचाव के रास्ते तो सिंपल से हैं कि आपका डिफेंस काउंसिल है, आपके पास में है, आप अपने अच्छे एडवोकेट को फाइंड आउट करिए हज़ारों की भीड़ में, और यदि अच्छा एडवोकेट आपको मिलता है तो ये आपका बड़ा सौभाग्य है, यही आपकी ड्यूटी है। फाइंड आउट करिए, अब देखिए अच्छे एडवोकेट को डिप्यूट करिए, वो आपका केस कायदे से लड़ेगा और आपको विजयश्री प्राप्त होगी। सर, जैसे कि हमने जैसे कि प्राथमिक निरीक्षण किया, लोगों से बात की और हमारे पास जिस प्रकार से प्रश्न आए लोगों के, तो हमें एक बात ये मालूम पड़ी कि अधिकांश जो इस समय अदालत में जो केस चल रहे हैं, तो अधिकतर मामले पारिवारिक मामले हैं उनमें से। तो इसमें सर कहीं ना कहीं जो डाउरी एक्ट बनाया गया था महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन आज के समय में जैसे उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो सर क्या आप हमें ये बताएंगे, जनता को ये बताएंगे, क्या माननीय न्यायालय द्वारा क्या ऐसा कोई आदेश दिया गया है कि बिना जांच किए या निरीक्षण किए किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी? इसमें लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं।
ये बात सच है कि जब तक ये इस्टेब्लिश न हो जाए कि साहब ये अपराधी है और इसने कोई जघन्य अपराध किया है, तब तक उसको इमीडिएटली अरेस्ट नहीं करें। इसमें लॉ डिक्लेयर किया जा चुका है और उस हिसाब से आजकल पुलिस काम भी कर रही है, लेकिन इसका भी दुरुपयोग करते हैं पुलिस वाले। कारण ये है कि उन्हें मौका मिल जाता है, वे डरा धमका के अभियुक्तों से भी पैसा ऐंठ लेते हैं और जो विक्टिम है किसी भी अपराध का, उससे भी पैसे ले लेते हैं और न्याय के नाम पर तो कुछ भी नहीं होता। बस ये दोनों हर इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि हाउ टू एक्सटॉर्ट द मनी फ्रॉम बोथ द पार्टीज। सर, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय या माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी यहाँ पर पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत पूर्ण है और पुलिस भी जो अपना कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है वो कहीं ना कहीं पुलिस के तरफ से डर एक उनके दिमाग में बना हुआ है। तो सर, क्या अगर आदेश के बाद भी, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी पुलिस अगर पक्ष को परेशान करती है तो उनके क्या अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं ऐसे में? होता क्या है, पुलिस इन्हीं चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और पुलिस की वर्किंग के ऊपर इतने बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि कल्पना से परे की बात है। जब हम न्यायालय में जाते हैं तो पुलिस ने तो यहाँ तक कर रखा है कि मृत व्यक्ति को जीवित दिखा देते हैं, जीवित व्यक्ति को मृत दिखा देते हैं और जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए उसको कभी अरेस्ट नहीं करते और जिसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए उसे अरेस्ट करके उसका जीवन बर्बाद कर देते हैं। जाने कितने निर्दोष व्यक्तियों को इन लोगों ने फांस रखा है और जो वास्तव में अभियुक्त हैं, जो सरेआम अपराध कर रहे हैं, वे थाने में बैठकर उन्हीं पुलिस वालों के साथ में चाय पीते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, दारू पीते हैं, सब कुछ करते हैं उन लोगों के साथ में बैठ के। लेकिन आम जनता की सेवा के नाम पे आम जनता की कोई सेवा नहीं करते, वो स्वयं की सेवा करते हैं। कोई पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज, कोई पुलिस वाला पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। जैसे इस समय आपके प्रेजेंट टाइम पे एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर, क्या नाम है, दिनेश चंद्र त्रिपाठी, वो हमारे भी एक केस में मुलजिम है और हमने व्यक्तिगत रूप से इसको एक प्रोसिक्यूट कर रखा है और कोर्ट ने उसको बाकायदा गैर जमाती वारंट उसके खिलाफ रेज कर रखा था और करीब कुछ नहीं तो लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं उस व्यक्ति को कभी हमारे केस से संबंधित एक भी प्रोसेस वहाँ नहीं भेजा गया थाने में और न ही किसी ने आज तक उसको अरेस्ट किया। ये उसका दुर्भाग्य है कि वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है किसी दूसरे मामले में। अब ये भी मामला हमारा उसी के साथ में क्लब हो जाएगा, जुड़ जाएगा और ये मुकदमा भी उसके ऊपर चलेगा। वो तो एक बात हो गई इस समय, क्योंकि वो ऑलरेडी कस्टडी में है। तो न्यायपालिका की स्थिति बड़ी संदिग्ध हो रही है आजकल, क्योंकि न्यायपालिका स्वयं पुलिस वालों को शरण दे रही है और पुलिस वाले सरेआम उसी का फ़ायदा उठाते हुए सरेआम अपराध करते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ जाए तो वो किसी, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो या किसी भी जगह का हो, वो उनकी कोई परवाह नहीं करते। उन्हें जहाँ से धन मिल रहा है, बस उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि जहाँ से धन मिल रहा है, जहाँ से वाही हो सकती है, हमें वही काम करना है, दैट्स ऑल। सर, जैसा कि मात्र एक प्रार्थना पत्र देने के बाद पुलिस ससुराल पक्ष के लोगों को कभी कभी परेशान करने लगती है, वृद्ध सास ससुर को परेशान करने लगती है बिना अपराध सिद्ध हुए। तो सर, ऐसे में बचाव के क्या रास्ते हैं, क्या अधिकार हैं आम जनता के कि कैसे वो अपने को बचा सकते हैं और क्या न्यायालय का सहारा ले सकते हैं? बिल्कुल 100% न्याय का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए हमने पहले ही कहा कि आप किसी अच्छे एडवोकेट को फाइंड आउट करिए, जिसे कानून की जानकारी हो, जिसने अध्ययन किया हो, उसे फाइंड आउट करके डिप्यूट करिए और वे आपको पूरी सुरक्षा दिलाएंगे। यही उनका दायित्व है, यही हम सब लोगों को करना चाहिए। तो सुरक्षा के तो साधन एक एडवोकेट के पास मौजूद हैं।
अब सवाल ये है कि वो एक एडवोकेट वास्तव में एडवोकेट है भी या नहीं, ये देखना, क्योंकि जैसे कानपुर डिस्ट्रिक्ट में इतनी संख्या में एडवोकेट भरे पड़े हैं और उनमें से अच्छे एक लर्नेड एडवोकेट को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर है। और आजकल के युग में जो चकाचौंध फैली हुई है और आम जनता उसी चकाचौंध में भूल जाती है। जैसे वेल फर्निश्ड डेकोरेटेड ऑफिस देख ली, वेल फर्निश्ड एयर कंडीशनर चैम्बर देख लिया, तो आम जनता उससे प्रभावित होकर उनके चैम्बर में पहुंच जाती। बट इनफैक्ट दे डोंट नो ABCD अबाउट द लॉ। आजकल की विशेष रूप से नई युवा पीढ़ी, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कानून हमें आता है या नहीं आता है। अगर हमारा चैम्बर वेल फर्निश्ड है, अगर हमारी ऑफिस बनी हुई है, तो हम किसी न किसी पब्लिक को फांस जरूर लेंगे। और हमें तो पैसा पैदा करना है, हम पैसा पैदा करने आते हैं यहाँ पर, तो किसी भी रूप में हम पैसा पैदा कर लेंगे यहाँ से। तो उसके लिए न्यायाधीशों से भी उनको सहयोग मिलता है। जैसे ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कानपुर बार एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, वे भी, आई डोंट फील शाई टू से, आई डोंट हेजिटेट टू से, कि वे भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो मीनिंग दे बाई। सर, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे है, जो कि जनता द्वारा काफ़ी पूछा गया है। सर, माननीय न्यायालय में विपक्ष जिसके ऊपर डाउरी एक्ट लगाया गया है, निर्दोष साबित होने के उपरांत जिन्होंने ये मुकदमा उनके खिलाफ पंजीकृत कराया था, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, बराबर की जा सकती है। उसके लिए आपके पास मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का हथियार रखा हुआ है। आप उसके माध्यम से, कि आपके गलत मुकदमा चलाने की वजह से हमें इतने दिन जेल में रहना पड़ा, हमें पुलिस से इतनी प्रताड़ना सहनी पड़ी, हमें पुलिस को इतना धन देना पड़ा, हमें इतने साल प्रोसिक्यूट किया गया, हमने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक वेदना झेली है, विच मे बी कंप्यूटेड ईच अदर एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी हैसियत के हिसाब से जैसे चाहें उसके हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से कोर्ट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा दाखिल करके आप अपना सब प्राप्त कर सकते हैं। ये एक प्रावधान बना हुआ है। और अगर आप समाज में अपमानित हुए तो आप मानहानि का दावा, डिफेमेशन का सूट आप पेनल लॉ के अंतर्गत भी दाखिल कर सकते हैं। तो आपके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के मुकदमे हमारे यहाँ कभी देखे नहीं गए और ये हमारा दुर्भाग्य है कि संभवतः लोगों को जानकारी नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि जानकारी होते हुए भी पब्लिक थोड़ा अवेयर नहीं है इन चीज़ों से, नहीं जागरूकता है पब्लिक में। प्रशासन के द्वारा भी लीगल एड कमेटीज़ गठित हो चुकी हैं, आज से नहीं, बरसों पहले, बहुत पहले से। और लॉ में भी इस चीज़ का प्राविधान है कि जो व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि किसी एडवोकेट को हायर कर सके और उससे उसकी सेवाएं प्राप्त कर सके फीस देकर, और फीस देने की क्षमता अगर नहीं है, तो हमारे यहाँ लीगल एड कमेटीज़ गठित हो चुकी हैं। आप उनके माध्यम से लीगल एड प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप या आपका कोई भी जान पहचान वाला व्यक्ति भी अगर किसी प्रकार से किसी न किसी फर्जी मुकदमे का शिकार हो रहा है, या तो कहीं ना कहीं अगर किसी प्रकार से 498A या डाउरी एक्ट का मिसयूज़ अगर आपके साथ भी किया जा रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबरों पर आदरणीय SP शर्मा जी से बात कर सकते हैं, इनसे विधिक सहायता ले सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा और हम फिर से मिलेंगे पंडित SP शर्मा जी के साथ, और आपको फिर से किसी एक IPC की धारा से बचाव के रास्ते बताएंगे, आपके अधिकार बताएंगे कि क्या आपके अधिकार हैं, आप कैसे अपने को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।